हेलो, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स बाय तरुण मदान। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ, उसके बाद हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? कोई भी चार्ज पार्टिकल प्लेस है, हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होती हैं इस चार्ज के अराउंड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो आउटवर्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। सो these are electric field lines. Electric field lines. Now what is electric flux? तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेता हूं जिसका एरिया है A, एरिया A। इस एरिया एलिमेंट में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड दिस इज एरिया एलिमेंट। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ electric field lines crossing an area which is placed or which is held inside the electric field. अब अगर ये जो लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन्हें डेंस कर दें, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर डेंस कर दें तो क्या होगा? डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? डेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो करती हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है, एरिया हमने सेम लिया हुआ है ए। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर है, ये E2 वेक्टर है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस हैं, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड E2 is stronger than इलेक्ट्रिक फील्ड E1। एरिया सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो गया, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ली हैं वो क्लोजर हैं और E1 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयरर हैं। तो E2 अगर हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो E2 इज ग्रेटर देन E1। इट मीन्स फ्लक्स क्या है? What is electric flux? Number of electric field lines. Electric flux is number of electric field lines crossing or passing through area element placed or held in इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि फिगर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर हैं, इट मींस एरिया तो सेम है, तो इसमें फिगर 2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू इन फिगर 1। फिगर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेयर हैं। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, यहां काउंट करें 1 2 3 4 5 6, और भी बन सकती हैं। इट मींस सेम एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रॉस हो रही हैं इन फिगर 2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वेरी कर सकता है सेम एरिया एलिमेंट के लिए भी। और अगर एरिया एलिमेंट को हम थोड़ा सा बड़ा कर दें
तो क्या होगा? तो होगा कि जो इसके आउटसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी इस एरिया एलिमेंट में आ जाएंगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया एलिमेंट के अंदर होंगी उस एरिया एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ज्यादा होगा। पर क्रॉस एरिया एलिमेंट में से ही करनी चाहिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, आप इसे फाई ई भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर। सबसे पहला फैक्टर है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी हमने देखा था जहां फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा थी वहां फ्लक्स ज्यादा था, वहां फ्लक्स डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा थी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा थी। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है, इट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया एलिमेंट में से भी कम क्रॉस होंगी। इट मींस फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। फिर बात आती है एरिया की। जैसे अभी डिस्कस किया था, अगर इस एरिया एलिमेंट ये जो हमने एरिया एलिमेंट लिया है इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, ऐसे करके इसे अगर हम बड़ा कर देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ जाएंगी। पहले 5 थी अब 7 हो गई। तो इट मींस फ्लक्स इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन एरिया। इन दोनों को अगर कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू ई ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया एलिमेंट। लेकिन फील्ड डेंसिटी जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिया है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक फैक्टर और है जिस पे डिपेंड करेगा। वो कौन सा फैक्टर है? अगर हम इस सिस्टम को फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए को वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो ये तो हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया। स्केलर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। पढ़ते आए हैं 11th क्लास से, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम अपने पिछले डायग्राम पर जाएं, फिगर 1 और फिगर 2 पर, तो उसमें हमने नॉर्मल रखा हुआ है अपने एरिया एलिमेंट को, नॉर्मल। लेकिन अगर इस एरिया एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एरिया एलिमेंट में से क्रॉस हो रही हैं वो भी चेंज हो जाएंगी। अगर हम पैरेलल रख देते हैं तो एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया एलिमेंट में से क्रॉस नहीं होंगी। परपेंडिकुलर रखते हैं तो मैक्सिमम क्रॉस होंगी। इसी तरह से 0 से 90 के बीच जितने भी एंगल्स हैं उसमें अगर हम चेंज करते हैं एरिया एलिमेंट को तो पोजीशन चेंज करने के साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी चेंज होता रहेगा। इट मींस एरिया एलिमेंट को भी वेक्टर होना पड़ेगा, तब फाई ई स्केलर मिलेगा। वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू सी एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। इसका मतलब यह है कि स्केलर क्वांटिटी जो हमने एरिया ली हुई है उसे वेक्टर बनाना पड़ेगा। अगर हम सिंपली एरिया वेक्टर इस प्लेन की बात करें, जो हमने प्लेन लिया हुआ है, प्लेन की बात करें तो एरिया स्केलर क्वांटिटी तो है, लेकिन प्लेन की 2 डायरेक्शंस होती हैं। प्लेन हैज 2 डायरेक्शंस। प्लेन हैज 2 डायरेक्शन। वन इज वर्टिकली, ऑब्वियसली नॉर्मली है ये, नॉर्मली आउटवर्ड। सेकंड इज नॉर्मली इनवर्ड। नॉर्मली आउटवर्ड एंड नॉर्मली इनवर्ड। अगर कोई भी प्लेन है तो उसकी 2 डायरेक्शन हो जाती हैं। अगर ये एरिया ए है तो एन कैप, और इसकी ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इनवर्ट डायरेक्शन हो जाएगी। तो हम इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन को कैसे लिख सकते हैं? एन कैप डी, डी को हटा देते अभी ए ही लेते हैं, डी की बात बाद में करेंगे। एन कैप ए,
और अगर वेक्टर फॉर्म में लेना हो तो ए वेक्टर, एन कैप ए इज इक्वल टू ए वेक्टर। तो अगर हम अब देखें फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, तो इसे क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर इंटू ए वेक्टर। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसा यूनिट क्या आ जाती है यहां से इसकी, ऐसा यूनिट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो डेरिवेशन अभी हमने करी है जिसमें हमने फ्लक्स का फॉर्मूला निकाला है फॉर्म डायग्राम से E इंटू ए, तो क्या ये फॉर्मूला करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, ये फॉर्मूला करेक्ट भी है। लेकिन अगर हम शेप चेंज कर दें, जैसे यहां हमने एरिया एलिमेंट लिया था नॉर्मली, ये एक स्क्वायर फॉर्म में लिया था, प्लेन लिया था, है ना। अगर हम इस एरिया को चेंज करके इस एरिया को कुछ इर्रेगुलर शेप ले लें, इस टाइप की शेप ले लेते हैं, तो क्या होगा? तो क्या एरिया की तब भी दो डायरेक्शन रहेंगी, नॉर्मली इनवर्ड और नॉर्मली आउटवर्ड, क्योंकि ये तो कोई प्लेन है नहीं। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस एलिमेंट की डायरेक्शन, इसमें से एरिया एलिमेंट, इसको एरिया एलिमेंट एज्यूम कैसे करेंगे? क्योंकि यहां ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, प्रॉपरली एप्लीकेबल नहीं है, इसे एप्लीकेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सेम यही एरिया एलिमेंट लेते हैं जो हमने एज्यूम करना था इरेगुलर शेप का, इसे हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर देंगे, छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर देंगे। जितना छोटा होगा रिजल्ट हमारा वही आना है। अब जो छोटे छोटे एलिमेंट में एक एलिमेंट ये है ए बी सी डी, ए बी सी डी एलिमेंट एक प्लेन फॉर्म में है, क्योंकि हमें पता है प्लेन की डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड है, तो ये हो गई है एन कैप। अगर इस पूरे सरफेस का एरिया ए है और ये छोटे से एलिमेंट का एरिया डी ए है, तो ये बन गया एन कैप डी ए। और इसकी डायरेक्शन को आप डी ए वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि हम पूरे सरफेस का फ्लक्स नहीं निकाल रहे, हम सिर्फ इस छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स निकाल रहे हैं, छोटे से एलिमेंट का। तो फ्लक्स हो जाएगा डी फाई ई, फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ए बी सी डी ऑफ सरफेस ए, ये छोटे से एलिमेंट का फ्लक्स है, इस इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हम एज्यूम करके चल रहे हैं ई वेक्टर ही है, डॉट डी ए वेक्टर। दिस इज फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। किसी भी रेगुलर शेप के लिए जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो वो स्मॉल एलिमेंट का ही निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि वो एक प्लेन फॉर्म में होता है। हम पूरे सरफेस का एक साथ फ्लक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम पूरे सरफेस, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ए इंटू एरिया, ये एरिया एलिमेंट, लेकिन फिजिक्स की फॉर्म में इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। हमें चाहिए ई वेक्टर डॉट वेक्टर। वेक्टर कब होगा? जब वो प्लेन होगा। कोई भी वेक्टर बनाने के लिए, सपोज हम एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया हमेशा वेक्टर नहीं है। एरिया को वेक्टर बनाने के लिए उसे प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो प्लेन की डायरेक्शन होगी नॉर्मल, नॉर्मली आउटवर्ड, प्लेन की डायरेक्शन होगी। इसीलिए हमने इसे छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक करके प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो अब इसकी डायरेक्शन आ गई। अब हम इसे डी ए वेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो ए है, इस ए को ए वेक्टर
नहीं लिख सकते, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इस छोटे प्लेन एलिमेंट की डायरेक्शन है एन कैप डी ए और डी ए वैक्टर। नाउ डी फाई इज स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डॉट वेक्टर, vector dot vector is scalar. Now this equation is correct. This equation is correct. Okay, so this is electric flux. Now हम फाइंड आउट करते हैं, एज्यूम करते हैं दिस इज a sphere, this is a sphere, सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू है। हम ये प्लस क्यू चार्ज अपने लिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि हम कंसेप्ट को इजी बना रहे हैं। इसका रेडियस स्मॉल आर है, तो इस स्फेरिकल शेप जो है सेंटर में चार्ज क्यू, अब अगर कोई चार्ज प्लेस है क्यू और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसका, चलो फ्लक्स निकालना है जैसे हमने फर्स्ट डायग्राम में किया था, ये फर्स्ट डायग्राम था, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसके सेम डिस्टेंस आर पे एक स्फेयर है। इस फॉर्म में हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, एक स्फेरिकल शेप लेकर के चल रहे हैं, यानी कि सिमेट्री लेकर के चल रहे हैं। स्फेरिकल सिमेट्री होगी एक पॉइंट चार्ज की, तो स्फेरिकल सिमेट्री है ना, स्फेयर है, इस सरफेस पर पी पॉइंट है। नाउ इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में ले लें या स्केलर वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू है कैपिटल क्यू, सो के क्यू बाय आर स्क्वायर। व्हाट इज के, के इज वेक्टर फॉर्म में ले तो आर कैप भी आ जाएगा साथ में। दिस इज द डायरेक्शन आर कैप, सो 1 by 4 pi epsilon naught, this is a value of k, q by r square r cap. This is electric field, E vector equal to kq by r square r cap, 1 by 4 pi epsilon q by r square r cap. अब फ्लक्स निकालना है हमें, फ्लक्स निकालना है फाई, फाई ई और फाई किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि हम आने वाले टाइम में मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई से रिप्रेजेंट करके चल रहा हूं। ठीक है, तो फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है ई इंटू ए स्केलर फॉर्म में, और अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो डी फाई ई पहले स्मॉल एलिमेंट का निकलेगा, फिर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। हम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, इस केस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हम फिजिक्स फॉर्मूले से चलेंगे तो हम सबसे पहले डी फाई ही निकाल लेते हैं। डी फाई, तो डी फाई निकालेंगे तो इस पूरे एरिया को तो एज्यूम नहीं कर सकते, हम एज्यूम करके चल रहे हैं इस पूरे का एरिया ए, सरफेस ए है, तो हम ए तो नहीं ले सकते, ए नहीं ले सकते तो क्या ले सकते हैं, हम छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे जो प्लेन फॉर्म में होगा। अभी हमने यही डिस्कस किया था कि शेप कैसी भी हो हम छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लेंगे और प्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, फिर उस प्लेन के एरिया को हम एज्यूम करेंगे डीए वेक्टर फॉर्म में। ओके, तो यहां भी हमने इस छोटे से एरिया को एरिया एलिमेंट डी ए में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि एरिया वेक्टर है, डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसकी भी डायरेक्शन हो जाएगी जो डायरेक्शन आर की है, ये कह सकते हैं जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, बिकॉज द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द सेम डायरेक्शन ऑफ आर कैप, ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप, तो जो डायरेक्शन आर कैप की है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की है, डी ए वेक्टर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी ए वेक्टर। सो हेयर डी फाई ई हमें फाइंड आउट करना है, तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। नाउ डी फाई ई इज 1 by 4 pi epsilon naught
Q by R square इंटू R कैप। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? N कैप डी ए। डी ए वेक्टर इज N कैप डी ए। सो R कैप and N cap has same direction, so R cap dot N cap is equal to 1. So here dA. Now what is total flux? Now we have to find out total flux. अब हमें टोटल फ्लक्स निकालना है। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? छोटे से एलिमेंट का हमें पता है, पूरे सरफेस ए का फ्लक्स हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करते हैं तो फाई ई आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए। यहां पर एरिया एलिमेंट डी ए है, स्मॉल एलिमेंट, तो इसका टोटल इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी ए। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ए? छोटे से एलिमेंट का, ये छोटा सा एलिमेंट है जिसका एरिया डी ए है, पूरे ए सरफेस का एरिया कितना होगा? एरिया ऑफ स्फीयर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? 4 पाई आर स्क्वायर। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, वी गेट फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। हम वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर, ध्यान से देखते हैं। हमने क्या किया था? एक छोटा सा चार्ज लिया था, प्लस क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज, और स्फेरिकल सिमेट्री की फॉर्म में रेडियस आर को लेते हुए स्फेरिकल सिमेट्री एक जनरेट की थी, और पी पॉइंट पर यानी कि सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हुए हमने इस एरिया ए जो लिया, सरफेस ए के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है हमने। फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब छोटा सा एक माइंड में क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर हम स्मॉल आर की जगह एक बड़ा सा स्फीयर ले लेते, और बड़ा, जिसका रेडियस कैपिटल आर होता, ऑब्वियसली कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, एंड द सेम चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर, देन what will be the electric flux? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Here electric flux for radius small r is q by epsilon naught. It means flux does not depends upon the radius of sphere. फ्लक्स रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ये रेडियस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, फ्लक्स रेडियस पर डिपेंडेंट नहीं है। फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स डिपेंड कर रहा है चार्ज पर। एक्चुअली यहां पर कैपिटल क्यू चार्ज था, तो कैपिटल क्यू ही चार्ज हम एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन फ्लक्स डिपेंड कर रहा है चार्ज के ऊपर, जो चार्ज सेंटर में प्लेस था, सिर्फ चार्ज के ऊपर। इट मींस फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द 1/epsilon naught टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज enclosed by the surface. This is Gauss theorem. This is Gauss theorem. What is Gauss theorem? According to this, the net electric flux through any closed surface is equal to the
इक्वल टू द 1/ε0 टाइम्स और एप्सिलॉन इनवर्स टाइम्स द टोटल चार्ज enclosed by that surface. सपोज दैट ये एक सरफेस है S, चार्ज प्लेस है Q. सो व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द सरफेस S? 1/ε0 टाइम्स ऑफ Q, total charge enclosed by that surface. This is Gauss theorem. Phi E is equal to Q by epsilon naught. Gauss theorem ने हमें बताया कि फ्लक्स डिपेंड नहीं करता उसके रेडियस के ऊपर, वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है क्लोज्ड सरफेस के ऊपर. सरफेस क्लोज होना चाहिए, ये कंडीशन है. शेप कैसी है, ये कंडीशन नहीं है. अगर उस स्फेरिकल शेप की जगह कुछ ऐसी शेप ले लेते, सेंटर में चार्ज प्लस क्यू रखते जिसका रेडियस हर जगह वेरी कर रहा है, तब भी फ्लक्स यही रहता Q/ε0. और अगर इस सरफेस में, सरफेस S में चार्ज लेते स्मॉल q, Q2Q and third charge is -3Q. So what is the flux? 1/ε times of total charge. Total charge is Q plus 2Q minus 3Q. Means flux will be 0 because total charge is 0. यहाँ फ्लक्स 0 हो जाता है. टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय, शेप कुछ भी हो, क्लोज सरफेस होना चाहिए. क्लोज सरफेस. तो जैसे हमने यहां फॉर्मूला लिखा था, दिस वन, इस फॉर्मूले को ही हम और किस फॉर्म में लिख सकते हैं? फाई ई की फॉर्म में. अगर हम यहां लिखते हैं टोटल फ्लक्स इज फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां साइन लगाया क्लोज का, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर. इस फॉर्म में लिख सकते हैं. फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस. ये जो सिंबल हम लगाया है इंटीग्रेशन के ऊपर, ये सर्कल, दिस इज क्लोज्ड सरफेस. E dot dA, closed surface E dot dA. Okay. So what will be the final formula? Phi E is equal to closed integral of E dot dA और ds आप कुछ भी लिख सकते हैं, एरिया है, is equal to Q by epsilon naught. This is इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस थ्योरम एंड प्रूफ. ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.